So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue with the chapter Theory of Supply Microeconomics class 11. So this is our part 4 of this chapter. अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा इस चैप्टर का, so I will provide you playlist link in description box. You can check out that. Okay, so today we will start with our most important topic of our chapter, that is law of supply. So क्या है लॉ सप्लाई का, ये स्टार्ट करते हैं. सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट other thing remain constant, there is a positive relationship between own price of a commodity and its quantity supplied. Thus more is supplied at higher price and less is at lower price. So सबसे पहले तो ये लॉ आपने ऐसे ही लर्न करना है. और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो मैंने ये आपको बहुत बार ये बात बताई हुई है दैट सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगी. सो वही हम इस लॉ में बोल रहे हैं. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट. अब हमने अदर डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट रखना है इसमें. अदर डिटर्मिनेंट्स कौन से, जो हमने लास्ट वीडियो में गए थे पार्ट 3 में. दैट इज लाइक गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टोटल. ऐसे मैंने आपको 7 डिटर्मिनेंट्स बताए थे. सो वो सब कांस्टेंट होने चाहिए. हमें सिर्फ सप्लाई और प्राइस को देखना है. क्लियर? सो स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है. दस मोर इज सप्लाइड एट हायर प्राइस. अगर प्राइस ज्यादा होगा तो ज्यादा थिंग सप्लाई होंगी. मीन्स अगर हाई प्राइस होएगा तो सप्लाई भी ज्यादा होएगी, अगर प्राइस कम होएगा तो सप्लाई भी कम होएगी. अब इसके आगे हम एक टेबल स्टडी करते हैं इसको समझने के लिए लॉ को. सो सपोज करो 10 का प्राइस था किसी भी कॉमोडिटी का. सो वो हमें उसकी सप्लाई हो रही थी 100 की, मतलब उसमें हमें क्वांटिटी मिल रही थी हमें 100 की. अगर हमने उनको 11 रुपए दिए तो हमें 200 क्वांटिटी मिल रही थी. अगर हमने उनको 12 रुपए दिए तो हमें 300 की क्वांटिटी मिल रही थी. सो आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है हमारी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो इसका बाद में हमने ग्राफ बनाया. कैसे? प्राइस हमने हमेशा 0 y एक्सिस पर लेना है. यहाँ पे हमने क्या लेनी है? सप्लाई 0 x एक्सिस पे. सो यहाँ पे हमने सारे प्राइस ले लिए 10, 11, 12. यहाँ पे हमने सारी सप्लाई ले ली 100, 200, 300. सो फिर इसके बाद हमने इसकी सप्लाई मेजर कर ली. सो इसकी लाइन कैसे बन रही है? स्लोप ऑफ सप्लाई इज अपवर्ड from left to right. It shows positive relationship between price supply. As price increases supply also increases. So hope से आपको ये समझ आ गया होगा. हमने क्या पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. 10 पे 100 है, सो 10 पे 100 यहाँ पे थी. फिर 11 पे 200 है, 11 पे 200. नेक्स्ट 12 पे 300 है. सो जैसे कि हमारी प्राइस इंक्रीज हुई वैसे ही हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी ऐसे. सो क्या बनी? ये अपवर्ड स्लोपिंग हमारी स्लोप बनी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो अगर आपको पेपर में ये लॉ आ गया तो आपने क्या करना है? ये पूरा लॉ एक्सप्लेन करके आना है. ये एज इट इज लिखना है, पूरा एज इट इज. इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो. ये टेबल ड्रॉ करके आनी है, ये ग्राफ ड्रॉ करके आना है. नेक्स्ट ये 2 लाइंस आपने पक्का लिखनी है. और इसी टेबल को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो कि जैसे हमारा 10 से 11 हुआ तो ये भी 100 बाय 100 इंक्रीज हो गया. ये हमारा 11 से 12 हुआ तो ये बाय 100 और इंक्रीज हो गया. सो टोटल इतना चेंज आया. ऐसे करके आप इस टेबल को कंप्लीटली अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आओगे अपने पेपर में. सो अब हम इस लॉ की कुछ एजम्पशंस देखते हैं और एक्सेप्शंस देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. सो मैंने आपको पहले भी बताया क्या क्या assumption लेने कि जितने भी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के वो सारे कांस्टेंट हो. सो देयर इज नो चेंज इन ये सारे डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे पूरे अच्छी तरह. सो फिर भी मैं आपको आज थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज अगर मैं पूरे एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो. आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो एजम्पशन ऑफ लॉ क्या है? देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो ये एक डिटर्मिनेंट है सप्लाई का. सो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर एंड कैपिटल. सो इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. बेसिकली जो भी प्रोडक्शन करते वक्त हमारे जो भी एक्सपेंसेस होती है जिन चीज़ों पे, उन पे कोई भी नहीं चेंज आना चाहिए. उस सबके एक्सपेंसेस सेम रहने चाहिए. मीन्स अगर लैंड पे पहले 500 का खर्चा होता है तो 500 ही रहना चाहिए. नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज करें तो इम्प्रूव्ड ही रहनी चाहिए. मतलब टेक्निक मीन्स वही टेक्नोलॉजी. सो इम्प्रूव्ड यूज करें तो इम्प्रूव्ड ही रहनी चाहिए. अगर हम ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल ही रहनी चाहिए. कांस्टेंट होनी चाहिए बिल्कुल, नो चेंज. ओके, नेक्स्ट इज गोल ऑफ फर्म.
क्या है गोल का फर्म? मीन्स अगर सप्लाई की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करनी है, मीन्स कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अगर उनका गोल है तो फिर वही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो वही गोल रहना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक टी और कॉफी है। कॉफी का प्राइस हाई नहीं होना चाहिए, दोनों के बराबर प्राइस होना चाहिए। अगर कॉफी का प्राइस पहले से हाई है तो फिर रहना चाहिए, मतलब जैसा प्राइस है वैसा ही होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स मीन्स जो गुड्स सेम होती है। अगर हमें टी ना मिली तो हम कॉफी ले लेंगे। सो हमने ये असम्पशन लेने कि इनके प्राइस सेम रहे जैसे स्टार्ट हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेशंस कि बिजनेस क्या एक्सपेक्ट करता है। लाइक हमने एक्सेप्शन मतलब कि एक्सपेक्टेशन रख ली कि आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर मैं अभी अपनी सप्लाई कम कर दूंगी, आगे जाके ज्यादा करूंगी। तो बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस पूरे लॉ में सेम ही रहनी चाहिए, मतलब जब से स्टार्ट होएगा हमारा बिजनेस। देखो कैसे, जैसे मान लो प्राइस इंक्रीज होंगे आगे जाके, मेरा गोल्ड का बिजनेस है, आगे जाके उसके प्राइस इंक्रीज होंगे तो मैं तो ये मानूंगी आगे जाके प्राइस इंक्रीज होंगे, मैं अभी अपनी सप्लाई कम कर दूंगी, आगे जाके बढ़ा दूंगी सप्लाई ताकि मुझे हाई प्रॉफिट हो। सो ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है? सब्सिडी एंड टैक्सेशन। सो ये मैंने दो आपको कराए थे। सो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो ये दो पॉलिसीज हमारी क्या है, चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर हमें सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है तो सब्सिडी होनी चाहिए, अगर हमें टैक्स ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा ही होना चाहिए, कम लग रहा है तो कम होना चाहिए। सो एट लास्ट इसका क्या मतलब है? ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन ओन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जितने भी सारे सब्स्टिट्यूट है सारे कांस्टेंट होने चाहिए। प्राइस तो हम इस लॉ में ले ही रहे हैं, प्राइस तो जैसा मर्जी हो, ज्यादा हो कम हो जैसा मर्जी हो, बट जो अदर डिटर्मिनेंट्स है ये सारे डिटर्मिनेंट्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी विल डू एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसका क्या मतलब है अब कि लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ नहीं काम करता। सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर आउटपुट, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं एप्लीकेबल है। सो दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर आउटपुट एज इट इज गवर्न बाय नेचुरल फैक्टर्स। इट इज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज देयर इज अ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ, okay, so this is wheat, fall in the production of wheat, then its supply is not increased no matter what price is. So now what does it means? तो ये सब जो लॉ है ये एग्रीकल्चर आउटपुट पर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? देखो कभी कभी हमारे क्या होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। सो उसमें क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। सप्लाई क्या हो जाती है? कम। अब वीट तो उगेगी नहीं, वीट तो उगेगी नहीं, सप्लाई कम हो जाएगी। नो मैटर व्हाट द प्राइसेस, प्राइस चाहे उसके इंक्रीज होते रहे। देखो अगर आपने ये कंसेप्ट किया हुआ तो आपको ये समझ आ जाएगा। देखो जब हमारी क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो हमारे प्राइसेस एज इट इज इंक्रीज हो जाते हैं। देखो जब सर्दियों का टाइम है, स्टार्टिंग पे फ्रूट आता है जो नया नया, उसके प्राइसेस कितने हाई होते हैं क्योंकि उसकी जो सप्लाई होती है वो कम होती है। एज इट इज यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा कि जब कैलेमिटीज आएंगी तो हमारी जो वीट है वो कम उगेगी, जब सप्लाई कम होगी प्राइसेस एज इट इज इंक्रीज करेंगे। सो ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। हमारा लॉ क्या कहते हैं कि जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारे प्राइस इंक्रीज करेंगे, पर यहाँ पे सप्लाई जब कम होगी हमारे प्राइस जो है वो इंक्रीज करेंगे। सो ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब सेकेंड थिंग देखते हैं कहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट एक्सेप्शन फॉर लॉ इज गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। अब इसका क्या मतलब है? गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन मतलब कि जो गुड्स की प्राइस जब इंक्रीज होती है तभी उनकी क्या होता है, तभी वो बिकती हैं। कौन से? जैसे जो पुराने जमाने की पेंटिंग्स वगैरह होती हैं जो म्यूजियम में लगी होती हैं, देखो उस पर बोलियां लगती हैं, उनके प्राइजेस इंक्रीज होते रहते हैं बाय टाइम, बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़। तो जैसे सप्लाई ऑफ दीज गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज। सो अगर 1 करोड़ पे बोली हमारी शुरू होती है, कोई कहता है 2 करोड़ में बेच दो, कोई कहता है 3 करोड़ में बेच दो, तो जैसे जैसे इसके प्राइस इंक्रीज होती जाती है, इसकी सप्लाई तो नहीं इंक्रीज हो रही, इसकी सप्लाई तो इंक्रीज हो ही नहीं रही। पेंटिंग एक ही है, पेंटिंग इज वन। अब वो ऐसे तो है नहीं कि अगर इसके प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं तो वो और पेंटिंग्स बना देंगे ऐसी सेम। क्लियर? सो ऐसी गुड्स जो होती हैं ये एक इकलौती पाई जाती हैं, इस करके इनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। जैसे जैसे इनके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं इनकी सप्लाई लिमिटेड ही रहती है क्योंकि पेंटिंग तो एक ही है। ओके, सो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किया लॉ ऑफ सप्लाई का।
So if you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. और नेक्स्ट पार्ट में हम मूवमेंट्स एंड शिफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे. सो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई यू. ओके, बाय बाय.